हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोबीजेड में। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसमें हम फ्लावर के बारे में यानी फूल या पुष्प के बारे में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद सूक्ष्म बीजाणु जनन क्या होता है, उसमें परागकोश है ना, परिपक्व परागकोश, उसके अंदर परागकण है ना, उन सारी चीज़ों को चर्चा करने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो परागकण के ऊपर होगा। तो हमारा उन पिछले वीडियो में पूरी ये इस बात की चर्चा हो चुकी है कि परागकण कैसे बनता था सूक्ष्म बीजाणु जनन या लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु बनता था, टेपिटम होता था, है ना। टेपिटम के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने जाने थे, है ना। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। तो उन सब चीज़ों को चर्चा करने के बाद आज हमारा टॉपिक होगा परागकण। तो सबसे पहले आप पहले आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट या वीडियो पास करके नोट कर लें, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आशा करते हैं आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो जब हमारा परागकण बन चुका है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, तो परागकण जो हमारा होता है वो गोल आकार का होता है। ये हमने पीछे की वीडियो में भी इसकी संरचना समझी थी। और इसकी आउटर कवरिंग जो होती है उसको हम एग्जाइन कहते हैं। एग्जिट मतलब बाहर होना, तो एग्जाइन मतलब बाहरी दीवार, और वो स्पोरोपोपेलेरिन की बनी होती थी, और उसके बारे में हम खूब से चर्चा कर चुके हैं। और ये अंदर वाली जो दीवार होती है इसको हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन थोड़ी पतली होती है एग्जाइन के मुकाबले, और जिस तरीके से ये एग्जाइन डिसकंटिन्यूअस होती है, मतलब कि असतत होती है, पूरी तरीके से ऐसे पूरी नहीं होती, जगह जगह छुट्टी होती है। और जो जगह हैं, छोटे छोटे पोर हैं, इन्हीं को जर्म पोर कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और पोलन ट्यूब या पराग नलिका इस यहीं पास से निकलती है। ये भी हम जान पढ़ चुके हैं कि ये जो जनन छिद्र होते थे, ये जनन छिद्र या जर्म पोर, ये रेननकुलेसी फैमिली में, ठीक है, 15 से 30 तक हो सकते हैं। और मोनोकाट पौधों में, है ना, जैसे कि गेहूं, चावल वगैरह में, ये एक ही जर्मपोर होता है। फिर यही जो अंदर वाली दीवार है ब्लू कलर वाली, ये अंदर वाली दीवार, ये इंटाइन है, ये सेलुलोज पेक्टोस की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और ये स्मूथ होती है, पतली होती है, और ये पूरी कंटिन्यूस यानी कि सतत रूप में होती है। बीच में केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसका जो साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है, ये पोलन ग्रेन का। ठीक, फिर ये पोलन ग्रेन आगे चल के धीरे धीरे इसमें जैसे ग्रोथ होती है तो ये रिक्तिकाएँ होती हैं, ठीक है, और रिक्तिकाओं के कारण इसका केंद्र नीचे चला जाता है। ठीक है, हम पढ़ चुके पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं के कारण केंद्र नीचे हो जाता है। फिर आगे चल के क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होती है ये 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। एक हमारी बड़ी सी कोशिका जो ये है, इसको हम कायिक कोशिका कहते हैं या वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और इसके केंद्रक जो इसका होता है वो अनियमित आकार का होता है। और छोटी वाली जो कोशिका ये वाली होती है, ये हम इसको जनन कोशिका या जनरेटिव सेल कहते हैं, जिससे कि 2 नर युग्मक बनेंगे। क्योंकि जनन में हेल्प हो रही कर रही, इसीलिए इसे जनन कोशिका कहेंगे। उससे 2 नर युग्मक या मेल गैमेट बनेंगे। और इसका जो केंद्रक होगा वो तुर्क रूपी होगा, स्पाइंडल सेप्ट होगा। ये ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। ये परागकण की संरचना है। और ये वेजिटेटिव सेल्स जो होगी, बड़ी वाली कोशिका, इसमें खाना संचित रहेगा, खाद्य पदार्थ संचित रहेगा। इस तरीके से हमने इस चीज़ को समझा। आगे चल के इस परागकण का अंकुरण होता है, जैसे आपने चने अंकुरित देखे होंगे इसमें, है ना, इसी तरीके से इसका अंकुरण होता है। तो जब इसका अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो इस तरीके से पराग नलिका बन जाती है। इसी जो अंदर की दीवार है ब्लू वाली इंटाइन, इसी से ये पराग नलिका बनेगी। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। और ये पराग नलिका बनेगी, इसमें ये 2 नर युग्मक बन जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से इसको हम जो अंकुरित परागकण है, ये वाला परागकण जो अंकुरित हो गया, तो इसी को नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सब बन जाएगा। ठीक है, तो स्पोरोपोलन, ये जो एग्जाइन है, ये एग्जाइन जो है, ये बाहर वाली दीवार ये स्पोरोपोपेलिन की बनी होती है, जो अम्लरोधी, क्षाररोधी, तापरोधी और एंजाइम रोधी होती है। ये याद रखना, इससे पहले की वीडियो में हमने खूब चर्चा की इसको। तो फिर ये अब क्या होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 आवृत्तबीजी पौधे यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिनके पास पुष्प और फल होता है। इसकी हम परिभाषा पढ़ चुके हैं। 100 हैं तो 100 में से 60% ऐसे होते हैं, है ना, पौधे जिनके परागकण 2 कोशिकीय अवस्था में रहते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में रहते हैं, 2 कोशिकीय अवस्था में होते हैं। और बाकी जो शेष बचे वो उन पौधों के परागकण जो होते हैं वो 3 कोशिकीय अवस्था में होते हैं।
जैसे कि यहाँ, ठीक है, ये 2 कोशिकीय अवस्था है ना ये। तो इस तरीके से 2 कोशिकीय अवस्था में 60% पौधे रहते हैं और शेष बचे हुए 3 कोशिकीय अवस्था में रहते हैं। इनका परागण कैसे होता है ये समझ लीजिए आप। हम इससे पहले की वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। ये परागकण जब जायांग के वर्तिकार्ग पर, है ना, जायांग के वर्तिकार्ग पर जब जाता है तो वहीं इसका अंकुरण होता है, वहीं परागनलिकाएं बनना शुरू होती हैं। तो इस तरीके से ये होता है। इसके बाद अंकुरित परागकण को ही नरीमोद्भिद कहते हैं। अब ये जो परागकण होता है इसका हमारे डेली लाइफ में या हमारे लाइफ में इसका एक आर्थिक महत्व होता है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है? परागकण से कई परागकण की मतलब कई पौधे ऐसे होते हैं, उनकी जातियाँ ऐसी होती हैं जिनके परागकण हमारे अंदर एलर्जीज, गंभीर एलर्जी करते हैं, ठीक है, एलर्जी करते हैं, सीवियर एलर्जी करते हैं, और कई श्वसन संबंधी रोग यानी सांस संबंधी बीमारियां भी करते हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ये सारी बीमारियां इन परागकणों के कारण हो जाती हैं। इसके साथ साथ एक परागकण था, पार्थीनियम का परागकण होता है। पार्थीनियम को कैरेट ग्रास या गाजर घास भी कहते हैं। गेहूँ जब हमारे इम्पोर्ट हो रहा था, जब लाया जा रहा था, तो उसके साथ साथ पार्थीनियम आ गया था, गाजर घास आ गई थी। तो उसके जो परागकण होते हैं वो हमारे अंदर है फीवर नाम की बीमारी करते हैं। है फीवर एक सीजनल एलर्जी होती है, मौसमी एलर्जी होती है। उसकी वजह से जैसे राइनाइटिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाक बहती है और आंखें रेडनेस हो जाती है और वाटरी आइज़ हो जाती है, पानी भी आता है उनसे। इस तरीके से एक तरीके का बुखार होता था, सीजनल एलर्जी होती है ये। तो ये भी किससे होता है? हमारा परागकण की वजह से होता है। ये सब लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। ये गेहूँ के साथ आया था पार्थीनियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है आपके बोर्ड परीक्षा और कॉम्पिटिटिव परीक्षा दोनों के लिए। तो पार्थीनियम को कैरेट ग्रास या गाजर घास कहते हैं, और इसके जो परागकण होते हैं उसकी वजह से हमें है फीवर होता है। ये नुकसान होते हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं होता, फ़ायदे भी होते हैं। तो फ़ायदे क्या होते हैं? देखिए, परागकण में चूँकि इसके पास खाद्य पदार्थ है, कायिक जनन कोशिका जो है, कायिक कोशिका इसके पास खाद्य पदार्थ है, तो इसमें पोषक तत्व होते हैं, और उन पोषक तत्वों से बहुत सारे फूड सप्लीमेंट, टेबलेट्स वगैरह बनाई जाती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और जो पश्चिमी देश हैं, हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ बहुत सारे फूड पोलन टेबलेट्स, पोलन सिरप भी इस्तेमाल की जाती हैं, जिनको आप यहाँ फ़ोटो में भी देख सकते हैं। और जो एथलीट्स होते हैं या जो हॉर्स रेस होती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये फ़ायदे भी इससे होते हैं हमें पोलन ग्रेन से, परागकण से, ठीक। और ये परागकणों को हम संचित स्टोर करते हैं। तो जैसे हमारा ब्लड बैंक में स्टोर करते हैं, सीड बैंक में स्टोर करते हैं, इसी तरीके से पोलन ग्रेन्स को भी हम स्टोर करते हैं, संचित रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अमोनिया में इसको स्टोर किया जाता है, ताकि इससे जो है लाभ उठाया जा सके। तो ये इसको जो है स्टोर करने की प्रोसेस होती है। पोलन बैंक में पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अमोनिया में स्टोर करते हैं। इस तरीके से हमने इसके आर्थिक महत्व को भी समझा, इसकी संरचना भी समझी, और अंकुरित परागकण को भी समझा। इसके आगे का हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए, ये जो परागकण होते हैं, इनकी वायबिलिटी के आधार पर, जीवन क्षमता के आधार पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। इनकी वायबिलिटी या जीवन क्षमता के आधार पर ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। पोलन ग्रेन्स, इनकी जीवन क्षमता के आधार पर। जीवन क्षमता के आधार पर 2 पर, जैसे कि एक होते हैं 30 मिनट तक इनकी जीवन क्षमता होती है, 30 मिनट तक, ठीक। ये इसके उदाहरण कौन है? अनाज, इसका उदाहरण है अनाज। अनाज मतलब सीरियल्स। जैसे
चावल, गेहूँ, जैसे चावल, गेहूँ। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं जीवन क्षमता के आधार पर पोलन ग्रेन्स दो प्रकार के होते हैं। 30 मिनट तक जीवन क्षमता रखने वाले अनाज, उदाहरण है चावल, गेहूँ, और दूसरी तरफ महीनों तक, जिनकी जीवन क्षमता कितनी, महीनों तक, महीने तक। इसका उदाहरण के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जैसे सोलोनी। इसकी ट्रिक है सोलेनी, ठीक है, सोलेनी महीने तक, सोलोनी महीने तक रोज लगाई, ठीक, रोज लगाई। तो सोलेनी से हो जाएगा सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी जिसमें आलू, टमाटर, बैंगन सब कुछ आता है। और महीने तक मतलब ये इनकी जीवन क्षमता, इसके जो परागकण होते हैं महीनों तक जिंदा रहते हैं। रोज से हो जाएगा रोजेसी फैमिली में, जैसे रोज वगैरह आ जाता है ना। और लास्ट में लगाई से हो जाएगा आपका लेग्यूमिनोसी, जिसमें दाल वगैरह भी आती है, ठीक। इस तरीके से 3 फैमिलीज का उदाहरण हो जाएंगी। जीवन क्षमता के आधार पर परागकण महीनों तक जो जीवन क्षमता जिनकी होती है उनके 3 उदाहरण हो जाएंगे। सोलेनेसी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोलेनेसी, ठीक, इंक खत्म हो गई है। और रोजेसी, ठीक, और एक और हो जाएगा लेग्यूमिनोसी। ये 3 फैमिली हैं, ठीक है, सोलेनेसी, रोजेसी और लेग्यूमिनेसी। इनमें परागकण महीने तक जिंदा रहता है। तो सोलेनेसी में टमाटर, आलू, बैंगन ये सब कुछ आ जाएगा, लेग्यूमिनेसी में दाल वगैरह आ जाएगी, रोजेसी में रोज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वीडियो कंप्लीट होता है पोलन ग्रेन के बारे में। इसके बाद हम आगे के वीडियो में पोलन ग्रेन्स की जो आकार होता है, जैसे कुछ पोलेनियम होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होते हैं, डेकुसेट होते हैं, ठीक। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोबीजेड में। इससे पहले जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और या चैप्टर आप कह सकते हैं। इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि इसकी पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस की थी, और फ्लावर्स, पार्ट्स, उसके फंक्शन और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी डील किए थे। और उसके बाद हमने सूक्ष्म बीजाणु जनन या जिसको लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं वो सारी चीज़ें समझी थी। परागकण या पोलन ग्रेन का अंकुरण समझा था, है ना। तो इन सारी चीज़ों को समझने के बाद आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि जब सूक्ष्म बीजाणुधानी में या परागकण बीजाणुधानी में जब परागकण या सूक्ष्म बीजाणु बन जाते हैं तो वो किस आकार में अरेंज होते हैं, किस आकार में वो व्यवस्थित रहते हैं। तो अलग अलग पौधों में ये अलग अलग तरीके से व्यवस्थित रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि परागकण का अंकुरण कैसे होता है, ये भी जानेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधों में किस प्रकार अलग अलग होती है। तो इन सारे टॉपिकों को जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ये वीडियो बेहद ही आपके लिए खास होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, इसको आप जितना भी लिखा हो स्क्रीनशॉट या वीडियो पास करके नोट कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आशा करते हैं आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम क्या हमारी हेडिंग है कि लघु बीजाणुधानी में या सूक्ष्म बीजाणुधानी या पोलन सेक या परागकोश, कई सारे नाम हैं। इसमें जो हमारे लघु बीजाणु बनते हैं, ठीक है, वो विभिन्न आकार के होते हैं, विभिन्न तरीके से अलग अलग तरीके से अरेंज या व्यवस्थित रहते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा रेखी यानी लीनियर फॉर्म में ये माइक्रोस्पोर हैं, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोर हैं। यही माइक्रोस्पोर जब फ्री हो जाते हैं तो हम इनको पोलन ग्रेन या
परागकण कहते हैं। या ऐसे आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में ये डिफरेंस होता है, जब माइक्रोस्पोर डिहाइड्रेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो उसी को हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक, तो ये लीनियर फॉर्म में लगे हुए हैं, एक माइक्रोस्पोर, दूसरा, तीसरा, चौथा, और चारों लीनियर फॉर्म में लगे हुए हैं। ऐसा हमें एक प्लांट में देखने को मिलता है पॉलीएंथस में। ठीक है, पॉलीएंथस एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, फूल इसका होता है, आप देखेंगे, और ये ऑर्नामेंट में भी यूज किया जा सकता है, इसके कई सारे मेडिसिनल वैल्यू भी होते हैं, और इसको आप जो है अभी हम देखेंगे, फोटोज में भी देखेंगे। पहले हम ये सब समझ लेते हैं, फिर इसके बाद टी आकार के पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर टी आकार में व्यवस्थित होंगे या अरेंज होंगे। जैसे हमारे ये देखिए, ये टी बन रहा है, टी फॉर्म बन रही है, इसको आप देखें तो 1 2 3 4 हमारे माइक्रोस्पोर हैं या पोलन ग्रेन है, और ये टी फॉर्म बन रही है ऐसे लेकर के ये। ठीक, तो ये टी फॉर्म कहलाएगी। टी आकार के हमें एरिस्टोलोकिया में मिलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है आपके मेडिसिनल व्यू से, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि इस औषधि पौधा है, ये भी औषधि पौधा है, इसका बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये टी आकार का हमें किस में मिलेगा, एरिस्टोलोकिया में, ध्यान से आपको याद रखना है। फिर तीसरा हमें क्रासित, क्रासित का मतलब डेकुसेट, 90 के एंगल पर, तो ये कुछ डेकुसेट टाइप का होता है, आप देख सकते हैं। तो एक ये माइक्रोस्पोर, एक और भी होगा, ठीक, 4 होंगे, तो ये कुछ एक दूसरे से 90 के एंगल पर रखे हुए हैं। ठीक, तो ये हमारा डेकोसेट होगा जो मैग्नोलिया में मिलेगा। मैग्नोलिया ऐसा एक प्लांट होता है, इसका फ्लावर आप देखें तो वाइट कलर का भी दिखेगा। इससे हमें एक तरीके से सादगी के लिए प्रजेंस किया जाता है, परसिवरेंस के लिए, कहने का मतलब सब्र या जो है आप कह सकते हैं कि पेशेंस रखने के लिए ये होता है, वो इंडिकेट करता है इस चीज़ को, ये फ्लावर इसका। तो ये डेकोसेट हमें मिलेगा मैग्नोलिया में। फिर समद्विपार्श्विक को इंग्लिश में आइसोबायलेटरल कहेंगे। ये देखिए, आइसोबायलेटरल मतलब ये हिस्सा सेम होगा, तो आइसोबायलेटरल हमें एक बीजपत्री पौधों में मिलेगा, ये हम इधर भी पढ़ेंगे। ठीक है, आइसोबायलेटरल यहाँ भी पढ़ेंगे। तो आइसोबायलेटरल फॉर्म हमें एक बीजपत्री पौधों में मिलेगा। और चतुष्फलकी ये होगा 1 2 3 4, एक इसके पीछे भी पोलन ग्रेन होगा जो कि शो नहीं किया गया है, ये द्विबीजपत्री पौधों में मिलेगा, यानी डाइकॉट में मिलेगा। ये अभी हम डिटेल में इधर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से 5 फॉर्म ये हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा बहुत स्पेशल एक और भी टॉपिक होता है, और भी स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट या जो है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का व्यवस्थीकरण होता है, वो होता है संयुक्त परागकण या संयुक्त लघु बीजाणु, कंपाउंड माइक्रोस्पोर, है ना। कंपाउंड का मतलब हो गया जितने भी टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर हैं, ये आपस में कंपाउंड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन हमें टाइफा और ड्रोसेरा में मिलेगी। टाइफा एक मोनोकाट प्लांट होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है, ठीक है, और एक्वेटिक प्लांट होता है, और पूर्ण रूप से एक्वाटिक या जली पौधा नहीं होता है, लेकिन होता है। टाइफा को आप सर्च करेंगे, अच्छा प्लांट होता है, देखेंगे आप, तो उसमें मिलता है ये ड्रोसेरा है। ड्रोसेरा में भी ये संयुक्त परागकण या लघु बीजाणु बनते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्पोर। ड्रोसेरा को सनड्यू भी कहते हैं। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, कीट बच्ची पौधा होता है। कीट बच्ची पौधा का मतलब ये हुआ, कुछ आपको कीट बच्ची पौधे आगे पढ़ने हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट पढ़ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस, देखिए, इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, और वोरस मतलब उनको खाने वाले। तो ये ऐसे प्लांट है जो इंसेक्ट को खाते हैं, हिंदी में कीट परबच्ची। तो ये क्यों खाते हैं कीटों को, ऐसी आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि पेड़ कीड़ों को खा रहे हैं, मतलब पेड़ प्लांट्स जो है एनिमल्स को खा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो ये क्यों ऐसा हुआ, तो ये प्लांट जो ड्रोसेरा है, निपेंथीज है, ठीक है, जिसको घटपर्णी भी कहते हैं, तो ये इसलिए खाते हैं क्योंकि ये जिस ज़मीन पर, जिस जगह पर ये उगते हैं, वहाँ नाइट्रोजन की डिफिशेंसी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये अपने अंदर एक एडॉप्टेशन ये करते हैं, अनुकूलन ये कर लेते हैं कि इनकी पत्तियों में डाइजेस्टिव एंजाइम बनने लगता है। जैसे हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो हमारे खाने को पचाता है, तो ये अपनी पत्ती में ये चीज़ डेवलप कर लेते हैं, और अपनी पत्तियों को इस तरीके से घड़े जैसी बना लेते हैं, या इस रूप में बना लेते हैं कि जैसे कोई कीट या जो इंसेक्ट उस पत्ती में गिरता है, ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको डिसॉल्व कर देते हैं। और आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी हो चाहे जिसकी बॉडी हो, वो प्रोटीन से बनी होती है, और प्रोटीन अमीनो एसिड से बने होते हैं, और ये सारे चैप्टर भी हमें आगे पढ़ने हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है, और अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन होता है। अब जब बॉडी डिसॉल्व होगी तो प्रोटीन बनेगी।